नमस्कार दोस्तों। तो कल हमने पढ़ा था कि जानवर को नियंत्रित करने और गिराने की विधियाँ, जिसमें हमने लास्ट पढ़ा था सूअर, कुत्ता और बिल्ली में लास्ट में हमने पढ़ा था। उसके बाद हम देखेंगे कि आज जानवर के जो वज़न मापने की विधियाँ हैं उनको हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो जानवरों के वज़न मापने की विधियाँ, जानवरों के वज़न मापने की विधि, वज़न मापने की विधि। अब हम पहले देखेंगे कि जानवरों में वज़न मापना क्यों अनिवार्य है, यानी कि जानवरों में वज़न हम क्यों मापेंगे। वज़न मापने के जो हम देखें तो अगर उसमें क्यों के वज़न मापेंगे तो पहला तो है हम कि उसको भोजन की मात्रा सही से उसकी कैलकुलेट हो सके, यानी कि उस जानवर को उसके वज़न के हिसाब से हम उसका सही उसको भोजन दे सके इसलिए। और दूसरा रहेगा कि अगर कोई बीमारी हुई है जानवर को, कोई जानवर जिसको बीमारी हुई है तो उसको मतलब टोटल उसके जो डोज की मात्रा है, यानी कि जो हम उसको दवाई दे रही है उसकी मात्रा को कैलकुलेट करने में हम काम में लेते हैं। अब बड़े जानवरों में तो चल जाएगी कि हम नॉर्मल कोई दे देता 10 ml 15 ml ऐसे दे देता। बाकी जो छोटे जानवर है जैसे कि कुत्ता और बिल्ली में अब बिल्ली है तो उसको पॉइंट में लगभग लगता है 1 ml से भी कम, और कुत्ता रहता है उसको 2-3 ml में लगता है। इसलिए जो कम वज़न वाले जो जानवर है, छोटे जानवर है, उनमें मेनली तो वज़न लेना ही चाहिए। बाकी बड़े जानवरों में 1-2 ml आगे पीछे हो जाए तो उसकी दिक्कत नहीं है। बाकी छोटे जानवरों में हम यूज़ में लेंगे सही, यानी कि वज़न माप कर ही उसका ट्रीटमेंट करेंगे। फिर अब वज़न मापेंगे तो हमें पता भी चलेगा कि पशु का स्वास्थ्य कैसा है, उसके हिसाब से भी हम वज़न मापते हैं। और मान लो कि हम किसी डॉग क्लिनिक में जाते हैं, डॉग क्लिनिक में अगर या फिर किसी कैट की जो ट्रीटमेंट करवाने जाते हैं, तब पहले उसका क्या रहता है कि कांटा रखे रहते डिजिटल, उस पर हम बोलते कि इस पर रखो, पहले इसका वज़न होगा फिर उसके बाद इसका ट्रीटमेंट करेंगे। इसलिए वज़न मापने का जो मेन जो मतलब फ़ायदे हैं वो, या फिर किस हिसाब से हम वज़न मापेंगे या फिर वज़न मापने की ज़रूरत क्यों है, ये अगर देखें तो पहला तो रहेगा कि उसमें जो भोजन की मात्रा है उसको सही से कैलकुलेट की जाए। दूसरा है कि जानवर को उसमें जो ट्रीटमेंट हो रहा है, उसकी जो औषधियाँ दे रहे हैं, उसको जो दवाई दे रहे हैं, उसकी डोज सही से कैलकुलेट हो सके उसके लिए। तीसरा है कि जानवर का स्वास्थ्य का पता लगाया जा सके। अब जानवर का स्वास्थ्य को पता लगाना है तो महीने में मिनिमम महीने में एक बार तो उसका वज़न लेना ही चाहिए। तो पहला ही पॉइंट हम लिखेंगे कि जानवर का मिनिमम महीने में एक बार तो वज़न लेना ही चाहिए। तो जानवरों का सामान्यतः महीने में या माह में एक बार वज़न करना चाहिए, यानी कि नॉर्मली जानवर का या फिर इंसान का भी या मनुष्य का भी नॉर्मली महीने में एक बार वज़न करना तो अनिवार्य है। अब जानवर के जो वज़न मापने के क्या क्या ज़रूरत है या फिर क्या क्या उसकी आवश्यकताओं के हिसाब से हम उसका वज़न मापेंगे। तो दूसरा पॉइंट रहेगा हमारा जानवरों को किन किन ज़रूरतों के हिसाब से हम उसका वज़न मापेंगे। तो जानवरों का वज़न क्यों मापेंगे या फिर उनकी ज़रूरत क्या है या फिर वज़न मापने की आवश्यकता क्यों है। जानवर का वज़न क्यों मापेंगे तो पहला है उसमें कोई जानवर है उसमें भोजन की मात्रा सही से कैलकुलेट करने के लिए, यानी कि जो हम राशन दे रहे हैं उसका टोटल जितना भी हम राशन दे रहे हैं उसकी मात्रा को कैलकुलेट की जा सके। तो राशन या फिर भोजन की मात्रा, राशन या जो हम उसको कुल भोजन दे रहे हैं उसकी मात्रा का कैलकुलेट करने की मात्रा या राशन की मात्रा ज्ञात करने के लिए, ज्ञात या कैलकुलेट करने के लिए। और दूसरा क्यों लेंगे तो जानवर का वज़न लेके हम उसकी जो औषधि दे रहे हैं उसका सही डोज रेट हम जान सकेंगे। तो बीमारी के उपचार में औषधि की मात्रा या फिर उसके टोटल जो डोज रहता है वो ज्ञात करने के लिए। तो बीमारी के उपचार में औषधि की मात्रा
या जो उसको टोटल जो डोज देंगे बीमारी की मात्रा ज्ञात करने के लिए। और तीसरा क्या ज़रूरत है हमें उसको वज़न करने की, तो उसके स्वास्थ्य का पता लगाने के लिए। तो जो जानवर है यानी कि उसमें जो स्वास्थ्य का हम पता लगाएंगे, तो जानवर के स्वास्थ्य का पता लगाने के लिए। तो आज का हमारा पॉइंट है कि जानवरों के वज़न मापने की विधियाँ, यानी कि जानवर का वज़न जो मापेंगे उसकी विधियाँ। तो हम देखेंगे पहला कि जो जानवर है उसका नॉर्मली महीने में एक बार वज़न उसका मापना ही चाहिए। क्यों मापेंगे, उसकी क्या ज़रूरत है? तो पहला तो रहेगा कि भोजन की मात्रा, जो हम जानवर को भोजन दे रहे हैं उसको वज़न के हिसाब से उसका सही भोजन मिल रहा है या नहीं मिल रहा, उसके हिसाब से हम मापेंगे। दूसरा है जो बीमारी के अगर उपचार करेंगे तो उसका वज़न करके हम अगर उसका उपचार करेंगे डोज रेट उसमें सही से मिल पाएगी। उसके बाद जानवर का स्वास्थ्य का पता लगाने के लिए हम उसका वज़न करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे जो जानवर के जो वज़न मापने की जो विधियाँ है वो किस प्रकार है। तो वज़न मापने की जो विधियाँ है वो दो प्रकार से हम लेंगे, एक तो देंगे डायरेक्ट मेथड और एक इनडायरेक्ट मेथड। पहला तो लेंगे डायरेक्ट मेथड और दूसरा लेंगे इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड। अब डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड में क्या फ़र्क है? तो डायरेक्ट मेथड में आएगा कि हम उसका उपयोग सीधे ही उपकरणों द्वारा उसका उपयोग मतलब उसका वज़न माप रहे, सीधा ही उपकरण द्वारा उसकी वज़न मापने का। यानी कि इसमें हम लिखेंगे कि उपकरण की मदद से उनका सीधा ही उपकरण या इंस्ट्रूमेंट की मदद से वज़न मापना। अब डायरेक्ट मेथड किसे कहेंगे? यानी कि सीधा ही हम कोई उपकरण से माप रहे हैं, यानी कि जो अपने धर्म काटा रहता है या फिर कोई टेबल बैलेंस रहता है, जो अपन मेनली अगर देखते हैं तो गेहूं का वज़न मापते हैं। नॉर्मली अगर राशन की दुकान में देखें तो जो वज़न मापने की विधि रहती है उससे ही मतलब अगर किसी इंस्ट्रूमेंट से हम अगर उसका वज़न मापेंगे तो उसको बोलेंगे हम डायरेक्ट मेथड, जिसमें मतलब उतने कोई दिक्कत नहीं रहेगी। सीधा काटा है उस पर रख दो तो उसका सीधा ही वज़न निकल जाएगा। और इनडायरेक्ट में सूत्रों के हिसाब से हम मतलब सूत्र लगाएंगे, फिर उसका वज़न करेंगे, फिर उसका माप लेंगे, तो पूरी कैलकुलेशन के हिसाब से होगा, तो वो इनडायरेक्ट होगा। उसमें बड़ी लंबी प्रोसेस रहेगी। और इसमें क्या रहेगा कि डायरेक्ट हो रहा है, इसमें कोई लंबी प्रोसेस नहीं है, सीधा कांटे पर रखो और उसका वज़न सामने। इसलिए इसको बोलेंगे हम डायरेक्ट मेथड। और इनडायरेक्ट मेथड वो मतलब सूत्रों के हिसाब से यानी फॉर्मूले के हिसाब से वज़न मापना। तो सूत्रों या फॉर्मूला के हिसाब से वज़न मापना। अगर सूत्र और फॉर्मूला के हिसाब से हम वज़न मापेंगे तो इसको एक प्रकार से यूँ बोल सकते हैं कि कैलकुलेट करना, क्योंकि हम सूत्रों के हिसाब से करें तो अगर गणित की भाषा में बोले तो कैलकुलेट ही बोलेंगे, तो इसको बोलेंगे हम मापना या कैलकुलेट करना। क्योंकि अगर सूत्र आ रहे तो गणित की भाषा में अगर बोलेंगे तो हम कैलकुलेट करना बोल सकते हैं। और यहाँ तक हमने देखा। अब इसमें क्या फ़र्क है? तो इसमें हम डायरेक्ट माप रहे, यानी कि सीधा ही हम उपकरण से माप रहे, जिसमें कोई ज़्यादा उतनी दिक्कत नहीं है। इनडायरेक्ट मेथड में क्या रहता है कि उसमें पहले उसका मतलब उसमें शरीर का माप लो, फिर सूत्र में उसका पूरा मतलब उसके जो शरीर के माप का पूरा लिखो, फिर उसमें सूत्रों का फॉर्मूला लगाओ, फिर उसको करो, तो वो एकदम लंबा प्रोसेस हो जाएगा। इसलिए इसको बोलेंगे इनडायरेक्ट और इसको बोलेंगे डायरेक्ट मेथड। तो हम पहला पढ़ेंगे हम डायरेक्ट मेथड में क्या क्या आएगा, यानी कि जो इसके इंस्ट्रूमेंट है जो हम उपकरण द्वारा करेंगे उसमें कौन कौन से उपकरण द्वारा हम उसका वज़न मापेंगे। तो पहला ही हम लेंगे कि वेइंग ब्रिज, यानी कि धर्म काटा। वेइंग
ब्रिज यानी कि धर्म काटा। अब वेइंग ब्रिज नॉर्मली आपने देखा होगा जो धर्म काटा रहता है वो नॉर्मली जो बड़े बड़े ट्रकों रहते हैं, जो बड़े बड़े ट्रक रहते हैं उनका वजन मापने के लिए हम यूज में लेते हैं। ये उसी प्रकार है, पर ये क्या रहता है कि ये उससे छोटा रहता है, यानी कि जो नॉर्मल जो धर्म काटा रहता है जो ट्रकों का वजन मापते हैं उससे छोटा रहता है। उसमें क्या रहता है कि जो बड़े पशु रहते हैं, बड़े पशु अब ले लो गाय, भैंस, घोड़ा, ऊँट, जो बड़े पशु रहते हैं उनका वजन इसमें मापा जाता है। तो हम लेंगे कि बड़े जानवरों का वजन मापने के लिए, बड़े जानवरों का वजन मापने के लिए। अब बड़े जानवर भी कौन से, तो गाय, भैंस, घोड़ा और ऊँट। जो बड़े जानवर है उनका जो वज़न अगर मापेंगे तो उसमें हम यूज में लेंगे वेइंग ब्रिज या फिर धर्म काटा। उसके बाद हम लेंगे प्लेटफॉर्म बैलेंस। प्लेटफॉर्म बैलेंस दूसरा है प्लेटफॉर्म बैलेंस। अब प्लेटफॉर्म बैलेंस तो हमने नॉर्मली देखा कि जो हम गेहूँ बेचने जाते हैं, ठीक है, जो गेहूँ बेचने जाते हैं तो उनके जो कट्टे का जो वज़न करते हैं, जो बड़े बड़े मतलब क्विंटल के रूप में हम जो एक प्लेटफॉर्म रहता है, चार कोने मतलब चौकोर एक प्लेटफॉर्म रहता है, उसके ऊपर हम गेहूँ के कट्टे रखते हैं जो कि क्विंटल के हिसाब से हम मापते हैं ना। एक प्लेटफॉर्म कहीं अगर गेहूँ बेचने गए हो तो उसके जो कट्टे का जो वज़न करेंगे, प्लेटफॉर्म एक रहता है पूरा, उसके ऊपर हम बोरी रखते हैं, उसका फिर डिजिटल सामने से वज़न दिखता है, वो ही रहता है प्लेटफॉर्म बैलेंस। उसी को बोलेंगे हम प्लेटफॉर्म बैलेंस। अब प्लेटफॉर्म बैलेंस किसे कहेंगे, यानी कि जो प्लेटफॉर्म रहता है उसके ऊपर पशु अब खड़ा रहेगा। पशु अब कौन सा खड़ा रहेगा, तो बड़े जानवर तो नहीं खड़े रह सकते क्योंकि वो छोटा रहेगा। प्लेटफॉर्म बैलेंस अब यूँ मान लो कि जो अपने 1 क्विंटल की बोरी रहती है उसको रखते हैं तो लास्ट उतना ही रहता है, तो उसमें तो हम जो बड़े जानवर है गाय, भैंस, घोड़ा, ऊँट, उनको तो नहीं रख सकते। तो इनके अलावा जो छोटे जानवर है उनका हम अगर वज़न मापना है तो हम प्लेटफॉर्म बैलेंस के रूप में हम उपयोग करेंगे। प्लेटफॉर्म बैलेंस आपने नॉर्मली देखा हो तो जो बड़ी बड़ी जो सब्जी मंडियाँ रहती है, जो धान की मंडियाँ रहती है, उनमें जो यूज़ में किया जाता है उनको ही बोलेंगे हम प्लेटफॉर्म बैलेंस। यानी कि जो बड़े बड़े जो धान के जो बोरे रहते हैं उनका इसमें बड़े बड़े इसलिए उतने ज़्यादा नहीं, जो 1 क्विंटल के लगभग आपने नॉर्मली देखा होगा जो धान के जो मंडी रहती है उसमें ये पाया जाता है। तो इसमें कौन कौन से जानवरों का वज़न करेंगे, तो इनको छोड़ के इनसे जितने भी छोटे जो जानवर है उनका वज़न हम इसमें कर सकते हैं, जैसे कि कुत्ता, बिल्ली, यानी कि नॉर्मली इनसे छोटे जानवरों का हम इसमें वज़न कर सकते हैं। कुत्ता, बिल्ली, फिर ये लोग खरगोश, भेड़, बकरी आदि का वज़न मापने के लिए। इसमें मतलब जो प्लेटफॉर्म बैलेंस रहता है वो इनसे छोटे जानवरों का वज़न हम माप सकते हैं, यानी कि कुत्ता, बिल्ली, खरगोश, भेड़, बकरी और जो नॉर्मल छोटे जानवर रहते हैं उनका हम वज़न इसमें माप सकते हैं। इसमें बछड़ा बछड़ी भी लिख दो, एक बछड़ा बछड़ी भी इसमें आ जाएगा। उसके बाद हम लेंगे स्प्रिंग बैलेंस। स्प्रिंग बैलेंस यानी कि इस प्रकार का एक कांटा रहता है, उस पर यहाँ पर एक यूँ कांटा लगा रहता है और यहाँ से यूँ रहता है और यहाँ पर यूँ नंबर लिखे रहते हैं और बीच में यहाँ पर एक सुई रहती है। इस प्रकार से रहता है। अब नॉर्मली देखा होगा तो जो गैस की टंकियाँ जो बेचने के लिए मतलब जो ट्रकों में बेचने के लिए जो आते हैं गैस की टंकियाँ, उसमें ये नॉर्मली हमको देखने को मिल जाएगा। यानी इसमें क्या रहता है कि यूँ मान लो कि यूँ नीचे से यूँ कांटा रहता है और उसके ऊपर एक घड़ी जैसी संरचना रहती है और नीचे यूँ कांटा रहता है, तो उस कांटे में फंसा कर उसका वज़न करते हैं। यहाँ से ऊपर से यूँ पकड़ेंगे और ये जो घड़ी जैसा रहता है उसमें वज़न दिखाएगा और यहाँ पर जो भी पशु रहता है उसको लटकाएंगे। ये नॉर्मली
भेड़ और बकरी में काम में लेते हैं। अब इसमें क्या रहता है कि जो इसमें क्या रहता है, स्प्रिंग रहती है अंदर, जो है रहती है वो स्प्रिंग रहती है। वो स्प्रिंग कई बार ढीली हो जाती है, उससे सही वज़न उसमें नहीं मापा जाता। फिर भी अगर पूछ ले तो ये किस में उपयोग में करेंगे, तो भेड़ और बकरियों में उपयोग करते हैं। तो भेड़ व बकरियों में वज़न मापने का, भेड़ और बकरियों में वज़न मापने का तरीका। उसके बाद से हम देखेंगे कि टेबल बैलेंस। टेबल बैलेंस, अब टेबल बैलेंस अगर नॉर्मल देख ले कि जो सब्जी की दुकानें रहती है, सब्जी की दुकानें रहती है, या फिर नॉर्मली जो पुराने मतलब तराजू या फिर जो वज़न मापते जिसमें रहता है ना, एक प्लेटफॉर्म रहता है, एक तरफ यूँ एक तरफ रखेंगे तो दूसरी तरफ ऊंचा होगा, दूसरी तरफ रखेंगे तो इस तरफ ऊंचा होगा। ऐसे ही यू जो बैलेंस उसमें मतलब सब्जी की जो दुकानें रहती है वहाँ पर जो सब्जी मापने के लिए हम यूज़ में करते हैं उसी को बोलेंगे हम टेबल बैलेंस। टेबल बैलेंस यानी कि सबसे जो छोटे जानवर है, सबसे जो छोटे जानवर, जैसे कि उसमें आ गया एक तो मुर्गी आ गया, खरगोश आ गया, या फिर जो प्रयोगशाला में हम यूज़ में करते हैं ऐसे जानवरों का वज़न मापने के लिए प्लेटफॉर्म बैलेंस, टेबल बैलेंस यानी कि जो आप नॉर्मली में जो सब्जी का वज़न करते हैं, जो रेली वगैरह लगाते हैं, या फिर जो दुकानों में जो सब डिजिटल वाला नहीं, डिजिटल वाला नहीं, जो नॉर्मल जो तराजू टाइप रहता है उनको भी डिजिटल में भी वैसे हम ले सकते हैं। यानी कि सबसे छोटा जो हम नॉर्मल सब्जी के दुकानों पर उपयोग में करते हैं उसको ही बोलेंगे हम टेबल बैलेंस। अब टेबल बैलेंस का उपयोग किस में करेंगे, तो एक तो पोल्ट्री में करेंगे, यानी सबसे जो छोटे जानवर है उनमें इसका उपयोग करेंगे। तो पहला तो है पोल्ट्री, सबसे छोटे जानवरों का, तो पोल्ट्री, खरगोश और प्रयोगशाला, जो प्रयोगशाला में मतलब जो गिनी पिग रहते हैं, यानी कि एक प्रयोगशाला का जानवर है, गिनी पिग है, चूहा है, उन जानवरों का वज़न मापने के लिए, यानी कि प्रयोगशाला जानवरों का वज़न मापने के लिए, प्रयोगशाला जानवरों का वज़न मापने के लिए। तो यहाँ पर क्लियर। अब हम देखेंगे कि हम पढ़ रहे जानवर के वजन मापने की विधियाँ, जिसमें भी हम पहला पढ़ेंगे डायरेक्ट मेथड, यानी कि डायरेक्ट उपकरणों द्वारा उनका वजन कैसे मापा जाता है। तो उसमें भी पहला हम पढ़ेंगे वेइंग ब्रिज या फिर धर्म कांटा। जो बड़े जानवर है उनका वजन अपने को मापना है तो हम वेइंग ब्रिज या धर्म कांटे द्वारा मापेंगे, यानी कि जो गाय, भैंस, घोड़ा और ऊँट है, यानी कि जो बड़े जानवर है उनका वजन हम इसके द्वारा मापेंगे। फिर उससे छोटा अगर रहेगा तो प्लेटफॉर्म बैलेंस, जो हम नॉर्मल जो धान मंडी पर जो काटा रहता है या फिर जो वजन मापने का जो उपकरण रहता है वो ही रहेगा प्लेटफॉर्म बैलेंस। उसमें क्या रहेगा कि इनसे जो छोटे जानवर है, इनसे यानी कि जो सबसे बड़े जानवर है उनसे भी जो छोटे जानवर है उनका वजन मापने में काम लेते हैं। तो कौन कौन से जानवर आ जाएंगे प्लेटफॉर्म बैलेंस में, कौन कौन से जानवर आएंगे, तो इनसे जितने भी छोटे जानवर जैसे कुत्ता, बिल्ली, भेड़, बकरी, बछड़ा, बछड़ी, खरगोश, जितने भी छोटे जानवर है। फिर लेंगे हम स्प्रिंग बैलेंस जो यूँ पकड़ के नीचे से यूँ घड़ी टाइप रहता है और नीचे यूँ सुई रहती है, तो उसमें भेड़ और बकरी को किसी रस्सी द्वारा बांधकर उसमें उसका वजन करेंगे। तो नॉर्मली ये भेड़ और बकरी में ही काम में लिया जाता है, यानी कि स्प्रिंग बैलेंस नॉर्मली भेड़ और बकरियों में काम में लेते हैं। फिर आएगा टेबल बैलेंस, जो सबसे छोटा रहता है, जो सब्जियों के हम नॉर्मल देखें तो सब्जियों की दुकान पर यूज़ जो करते हैं उसको ही बोलेंगे हम टेबल बैलेंस। इसमें किसका उपयोग, कौन कौन से जानवरों का वजन करेंगे, तो एक तो पोल्ट्री, यानी कि जो सबसे छोटे जो जानवर रहते हैं उनका हम इसमें वजन करेंगे। एक तो पोल्ट्री रहेगा, खरगोश रहेगा, चूहा रहेगा, या फिर जो गिनी पिग यानी जो प्रयोगशाला के जो एनिमल है उनका हम इसमें वजन करेंगे। उसके बाद देखेंगे कि हम इनडायरेक्ट मेथड से हम कैसे इनका वजन करेंगे, यानी कि इनडायरेक्ट मेथड यानी कि जो हम सूत्रों के हिसाब से, फॉर्मूले के हिसाब से हम इनका वजन करेंगे। उसमें पहला हम लेंगे शेपर्स मेथड, शेपर्स फॉर्मूला। उसमें हम लेंगे शेपर्स फॉर्मूला या शेपर्स सूत्र, शेपर्स सूत्र। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि शेपर्स सूत्र, और आगे हम जब हम आगे एक और पढ़ेंगे शेपर्स विधि, जिसमें क्या होता है कि यहाँ पर तो शेपर्स सूत्र जो है वो जानवरों का वजन मापने का फॉर्मूला है, और जो शेपर्स विधि है,
शेपर्स विधि है उसका उपयोग हम यूटेराइन टॉर्जन के उपचार में करेंगे। यूटेराइन टॉर्जन यानी कि जो अंदर उसका जो जानवर रहता है, गर्भित जो जानवर रहता है उसमें जो बच्चा घूम जाता है उसमें, तो वो आगे पढ़ेंगे हम वैसे। तो अभी तो हम देखेंगे शेपर्स सूत्र और आगे रहेगा शेपर्स विधि, जिसमें हम यूटेराइन टॉर्जन के के रूप में उपयोग करेंगे। और जो शेपर्स सूत्र रहेगा उसका उपयोग करेंगे हम जानवरों का वजन मापने के। तो शेपर्ड जो सूत्र रहता है वो किस प्रकार से यूज में करते हैं, तो ये जो शेपर्ड सूत्र है वो मतलब मान लो गाय भैंस है। हाँ, तो गाय भैंस में हमने जब उनका शरीर का स्ट्रक्चर देखा था, मतलब शरीर के जो उनके भाग देखे, तब हमने पढ़ा था कि हर्त गट, यानी कि ये जानवर है, ये कोई जानवर है, मतलब ये गाय है। हमने जब पहले पढ़ा था कि जब हम उनके शरीर के भाग पढ़ रहे तब हमने पढ़ा था कि इधर एक हर्त गट रहता है, एक हर्त गट की यहाँ पर हमने देखा था। ठीक है, हर्त गट जैसी लाइन देखी थी। तो ये जो हर्त गट रहता है यानी कि जो सीने का माप रहता है जानवरों को, उसको मापते हैं। मतलब हम देखें अगर शेपर्ड सूत्र किस में काम में लेते हैं, तो ये जो गाय भैंस में जो वजन मापने का मतलब गाय भैंस में वजन मापते हैं, तो ये सबसे अगर प्रचलित तरीका पूछे तो शेपर्स फॉर्मूला है, जिसका सबसे ज़्यादा अगर यूज़ में लेंगे तो शेपर्स फॉर्मूले से ही लेंगे। तो यह गाय भैंस में वजन मापने का प्रचलित तरीका है, प्रचलित तरीका है। और इसका सूत्र क्या रहेगा, तो इसमें क्या रहेगा, इसका सूत्र रहेगा गाय भैंस का, अब गाय भैंस का वजन मापना है तो गाय भैंस का वजन किस में मापेंगे, तो पाउंड में। वजन किस में मापेंगे, तो पाउंड में। और एक पाउंड में जो किलोग्राम रहता है वो 2.2 के समथिंग रहता है। ठीक है, तो इसमें जो सूत्र है L इंटू जी का स्क्वायर बटे 300। ये हो गया शेपर्ड्स सूत्र। यानी कि शेपर्ड सूत्र कौन सा है, तो गाय भैंस का वजन हम मापेंगे पाउंड में और L इंटू जी का स्क्वायर बटे 300, जिसमें ये जो जी है ये हर्त गट है, हर्त गट, जो कि ये वाला हमने देखा था। तो ये क्या है, ये है जी। और L कौन सा है, तो जो पीठ से ये जो लंबाई है, जो जानवर की जो पीठ की लंबाई है वो आएगी L, और G यानी कि जो जानवर का हर्त गट रहेगा उसका स्क्वायर करेंगे, फिर 300 में उनका भाग दे देंगे, तो जानवर के जो वज़न आ जाएगा। तो हम यानी कि मान लो अगर शेपर्स फार्मूला का हम उपयोग सबसे किस में करेंगे, तो गाय भैंस में करेंगे। और ये सबसे अगर पूछा जाए सबसे प्रचलित वजन मापने का इनडायरेक्ट मेथड या कौन सा तरीका है, तो शेपर्ड सूत्र है। उसमें किसका वजन मापते, तो गाय भैंस का वजन मापेंगे। कैसे मापेंगे, तो उसका सूत्र क्या रहेगा, तो गाय भैंस का वजन मापेंगे हम पाउंड में और L इंटू जी का स्क्वायर बटे 300, जिसमें L उसके जो पेट की टोटल लंबाई है और जी उसकी हर्त गट है। अब जी का स्क्वायर करेंगे बटे 300। अब यहाँ पे देखेंगे L क्या है, तो ये जो पीठ की लंबाई है, ये जो पीठ की लंबाई है उसको बोलेंगे हम L, और जी का स्क्वायर जो इसकी हर्त गट रहेगी उसका स्क्वायर कर देंगे बटे 300। तो हम यहाँ लिखेंगे, यहाँ जो L है, यहाँ पर जो L है यानी कि लेंथ, L यानी कि लेंथ, तो ये लेंथ कहाँ से, तो जानवर के जो तो जानवर के जो कंधे हैं, मतलब यहाँ से ले लो पीठ कहाँ से शुरू होगी, तो कंधे से होगी। तो कंधे से लेकर पिन बोन तक का जो बीच का भाग रहेगा उसके बोलेंगे हम लेंथ या फिर L, यानी कि कंधे से लेकर पिन बोन के बीच की दूरी, कंधे से लेकर पिन बोन के बीच की दूरी, ये बोलेंगे हम L यानी कि लेंथ। ये जो रहेगी L वो रहेगा या कंधे से लेकर इसके जो पिन बोन यानी कि जो लास्ट में उसकी हड्डी जो रहती है
उसकी बीच उन दोनों के बीच की दूरी को हम बोलेंगे L। और G क्या है, तो G है हर्त्ज़गट। हर्त्ज़गट मतलब जानवर के जो सीने का माप है। हमने पहले ही जब जानवर के शरीर के अंग पढ़े तब हमने देखा कि ये जो हर्त्ज़गट रहता है, यानी कि यहाँ से लेकर कुबड़ से लेकर उसके जो सीने तक का जो माप रहता है उसको बोलेंगे हम हर्त्ज़गट, यानी कि जानवर के सीने का माप। सीने का माप इसको ही बोलेंगे हम हर्त्ज़गट। और 1 पाउंड में कितने किलो होते हैं? 1 पाउंड में कितने किलो होंगे? तो 1 पाउंड में किलो होते हैं 2.205 LBS, 205 किलो, या फिर इसको हम बोल सकते हैं LBS। इसको हम बोल सकते हैं LBS, किलो या फिर LBS। LBS को बोलेंगे हम लिब्रा बैलेंस स्केल। LBS को बोलेंगे, LBS का नाम है, अगर लिखना चाहो तो लिख दो। LBS का मान है लिब्रा बैलेंस स्केल। क्लियर यहाँ तक? अब हम वापस देखेंगे कि शेपर्ड सूत्र है क्या। तो शेपर्ड सूत्र है इनडायरेक्ट मेथड का सबसे पहला जो सूत्र हमारा वो है शेपर्ड सूत्र। ये नॉर्मली सबसे ज़्यादा जो फील्ड में जो यूज में लेते हैं गाय भैंस में, वो शेपर्ड सूत्र ही है। इसमें क्या रहता है कि गाय भैंस का वजन मापते हैं। कैसे मापेंगे? तो जानवर की जो कंधे से लेकर पिन बोन की एक तो दूरी, और इसमें हर्त्ज़गट का उपयोग करेंगे। तो कैसे करेंगे? तो जानवर का जो वजन मापेंगे वो इसमें पाउंड में आएगा। इसमें जो वैल्यू आएगी वो आएगी पाउंड में। अगर पाउंड को किलो में कन्वर्ट करना है तो 2.205 से हम उसमें गुणा कर देंगे उसका, तो इसमें जो वजन आएगा वो पाउंड में आएगा। तो जानवर का वजन आएगा किसमें? पाउंड में, बराबर L यानी कि लंबाई इंटू उसकी जो G स्क्वायर यानी कि जो हर्त्ज़गट है उसका स्क्वायर बटे 300, ये ही उसका सूत्र रहेगा। L यानी कि उसके जो कंधे से लेकर पिन बोन के बीच की दूरी, G यानी कि उसका जो हर्त्ज़गट रहेगा उसका स्क्वायर कर देंगे बटे 300। फिर L बराबर लेंथ, उसकी जो लेंथ रहेगी कंधे से लेकर पिन बोन के बीच की दूरी जहाँ पर, और जो G रहेगा वो हर्त्ज़गट रहेगा उसका स्क्वायर कर देंगे सूत्र में। फिर उसके बाद 1 पाउंड बराबर 2.205 किलोग्राम होते हैं, या फिर LBS को ही बोलेंगे हम लिब्रा बैलेंस स्केल। यहाँ तक क्लियर? उसके बाद हम लेंगे दूसरा फॉर्मूला। इसके बाद जो दूसरा फॉर्मूला है वो है मिनेसोटा फॉर्मूला। दूसरा है मिनेसोटा फॉर्मूला में उतना कुछ देखने वाला नहीं है। इसमें सिर्फ इतना ही है कि जो शेपर्ड्स फॉर्मूला है उसमें पाउंड में दिया था, तो इसमें किलो में मापेंगे, बाकी उसमें कोई ज़्यादा झंझट वाली बात नहीं है। तो मिनेसोटा फॉर्मूला क्या है? तो इसका वजन मापेंगे किलो में, जानवर का वजन मापेंगे हम किलोग्राम में। तो फिर क्या करेंगे? तो सूत्र जो है वही रहेगा, L इंटू G का स्क्वायर बटे 600 की जगह आ जाएगा, 300 की जगह आ जाएगा 600। यही है मिनेसोटा फॉर्मूला। जो शेपर्ड्स फॉर्मूला था, शेपर्ड्स फॉर्मूला जो था उसकी यहाँ पर 300 था, तो 1 पाउंड में कितने लगभग 2 किलो के समथिंग होते हैं। तो यहाँ पर ऐसा ही ले लिया, 300 की जगह पर 600 ले लिया, बाकी कोई अलग फार्मूले में चेंज नहीं है। मिनेसोटा और शेपर्ड्स फॉर्मूला लगभग सेम है। जो शेपर्ड्स फॉर्मूला है उसमें पाउंड में वजन मापेंगे तो यहाँ पर 300 आएगा, और यहाँ पर किलो में वजन मापेंगे तो यहाँ पर 600 आ जाएगा, क्योंकि 1 पाउंड में लगभग 2 किलो के समथिंग 2.205 यानी कि लगभग 2 किलो के समथिंग उसमें मान मिनेसोटा ने माना है, इसलिए उसको जस्ट 300 का डबल कर दिया। उसके बाद हम लेंगे कि अग्रवाल ने क्या किया कि जो शेपर्ड जो फॉर्मूला उसको थोड़ा मॉडिफाइड कर दिया, इसको बोलेंगे इसलिए अग्रवाल को बोलेंगे अग्रवाल्स मॉडिफाइड शेपर्ड्स फॉर्मूला। मॉडिफाइड शेपर्ड्स फॉर्मूला, यानी कि अग्रवाल मॉडिफाइड शेपर्ड्स फॉर्मूला, यानी कि जो अग्रवाल है उसने क्या किया कि जो शेपर्ड्स का फॉर्मूला था उसको ही मॉडिफाइड कर दिया। तो कैसे किया? तो इसमें जो हम वजन लेंगे वो लेंगे हम सिर में,
इसमें जो वज़न मापेंगे वो मापेंगे सिर में, यानी कि सिर में मापेंगे तो इसका जो आ जाएगा L इंटू जी बराबर वाई। अब एक सिर में कितने किलोग्राम होते हैं, यानी कि एक सिर रहेगा, उसमें रहेगा 930 ग्राम। एक सिर में रहेंगे 930 ग्राम, यानी कि 1 किलो से भी कम। ये ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बनाने की बात हुई। जो शेपर्स फॉर्मूला था वो था पाउंड में, जिसमें 1 पाउंड में रहते 2.205 किलोग्राम। फिर आया मिनेसोटा फॉर्मूला, जिसमें किलो में वजन मापेंगे तो 300 की जगह पर 600 कर दिया। उसके बाद आ गया अग्रवाल्स मॉडिफाइड शेपर्स फॉर्मूला, उसमें जो वज़न रहता है वो मापेंगे सिर में। एक सिर बराबर 930 ग्राम, एक सिर की वैल्यू रहेगी 930 ग्राम। उसका सूत्र रहेगा L इंटू जी बटे वाई। अब वाई इसमें क्या है, तो वाई एक कांस्टेंट है, वाई एक नियतांक है जिसकी वैल्यू जी पर निर्भर करेगी। वाई की वैल्यू जी पर निर्भर करेगी। अगर जी का मान 65 इंच से कम है, अगर जी का मान मतलब जो हर्टगढ़ रहती है, जानवर की जो हर्टगढ़ रहती है उसका मान, जी का मान 65 इंच से कम है, तो हम वाई की वैल्यू लेंगे 9। जी का मान अगर 65 इंच से कम है तो वाई का मतलब इसकी जो वैल्यू है वो इस पर निर्भर करेगी। इसका मान अगर 65 इंच से कम है तो इसको हम 9 लेंगे। और अगर जी का मान 65 इंच से लेकर 80 इंच के बीच में है, 65 इंच से लेकर 80 इंच के बीच में है, तो उसको हम लेंगे 8.5, वाई को लेंगे हम 8.5। और अगर जी का वैल्यू 80 है, जी का वैल्यू 80 है तो इसका जो वाई का वैल्यू है वो लेंगे हम 8। तो यहाँ पर क्या है कि जो वाई है वो एक कांस्टेंट है, यहाँ पर वाई एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू वाई पर निर्भर है, यानी कि जिसकी वैल्यू जी पर निर्भर है। यहाँ पर जो y है वो एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू हम g के हिसाब से लेंगे। जो y की वैल्यू वो हम g के हिसाब से लेंगे। तो इसमें y किस प्रकार से लेंगे, तो अगर g का मान, अगर यूँ लिख लें, अगर g बराबर 65 इंच से कम हो, 65 इंच से कम हो तो y बराबर 9, यानी कि अगर g की वैल्यू 65 इंच से कम है तो y की वैल्यू 9 से कम होगी, 9 होगी। अगर अब देखो ये जो g है, g और y की जो वैल्यू वो g पर निर्भर करेगी, y की जो वैल्यू हम g पर निर्भर करेगी, l तो उसकी जो लंबाई है वही रहेगी, और जो y की वैल्यू वो g पर निर्भर करेगी, यानी कि हर्टगढ़ पर निर्भर करेगी। y की वैल्यू y एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू g पर निर्भर करेगी। अगर g का मान 65 इंच से कम है, अगर g का मान 65 इंच से कम है तो y की वैल्यू रहेगी 9। और अगर g का मान 65 से लेकर 80 के बीच है, या फिर 80 इंच के बीच है, तो y की वैल्यू कितनी रहेगी, तो वो रहेगी 8.5। अगर g की वैल्यू 80 इंच से ज़्यादा है तो y की वैल्यू रहेगी 8। क्लियर? यानी कि हमने देखा कि शेपर्स फार्मूला हमने देखा जो कि गाय भैंस में मुख्यतः उपयोग में लिए जाने वाला फार्मूला, जो कि एक प्रचलित तरीका हम मान सकते हैं। उसमें जो वज़न मापेंगे हम पाउंड में मानेंगे। 1 पाउंड यानी कि 2.205 होता है, यानी कि 2.205 किलोग्राम होता है, जिसको हम LBS भी बोलेंगे। LBS यानी कि लिब्रा बैलेंस स्केल। फिर उसका जो सूत्र हमने बोला था कि जो जानवर का वज़न है वो पाउंड में
बराबर L इंटू जी का स्क्वायर बटे 300, जिसमें L माना था हमने पीठ से लेकर उसके पिन बोन के बीच की लंबाई, यानी कि जानवर की जो पीठ से लेकर जो लंबाई है पिन बोन की, और जी माना था उसका जो हर्ट गट रहता है बटे उसके 300, हर्ट गट का हम स्क्वायर कर लेंगे। तो उसके बाद आया मिनेसोटा ने जो वज़न वो क्लियर ही वज़न किलो में ही बता दिया, किलो में बताया तो जो उसका उसकी जो जानवर की जो लंबाई रहेगी इंटू जो हर्ट गट रहेगा उसका स्क्वायर बटे 300 की जगह पर शेपर्स में 300 था तो यहाँ पर 600 ले लेंगे। उसके बाद हमने देखा कि अग्रवाल का मॉडिफाइड शेपर्स फार्मूला, यानी कि जो शेपर्स के फार्मूले को इसने मॉडिफाइड कर दिया, तो इसमें आएगा जो वज़न रहेगा वो सिर में मापेंगे। एक सिर में 930 ग्राम यानी कि लगभग 1 किलो से भी कम होता है। एक सिर में 930 ग्राम यानी कि 1 किलो से भी कम होता है, तो इसका वज़न मापेंगे हम सिर में। तो वज़न जो मापेंगे सिर बराबर L इंटू जी बटे वाई। L यानी कि लंबाई, G यानी कि उसकी जो हर्ट गट रहती है, और Y एक नियतांक है यानी कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू G पर निर्भर करेगी। जो यहाँ पर Y एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू G पर निर्भर करेगी। अगर G का मान 65 इंच से कम है तो Y का मान हम 9 लेंगे। अगर G का मान 65 से 80 इंच है तो Y का मान हम 8.5 लेंगे। अगर G का मान 80 इंच से ज़्यादा है, अगर G का मान 80 इंच से ज़्यादा है तो Y का मान हम लेंगे 8। क्लियर? यहाँ तक जो वज़न मापने के जो फॉर्मूले थे वो यहाँ पर क्लियर होते हैं। इसी प्रकार ठीक है, तो हमने जो वज़न मापने के जो फॉर्मूले थे, जो विधियाँ थी वो हमने देख ली टोटल, जिसमें हमने पहला पढ़ा डायरेक्ट मेथड, जिसमें पहला पढ़ा वेइंग ब्रिज, दूसरा पढ़ा प्लेटफॉर्म बैलेंस, तीसरा पढ़ा स्प्रिंग बैलेंस और चौथा पढ़ा था हमने टेबल बैलेंस। उसके बाद हमने इनडायरेक्ट मेथड लिया जिसमें सूत्रों से हम मापते। उसमें पहला लिया शेपर्स सूत्र, सेकंड लिया मिनेसोटा और तीसरा लिया अग्रवाल्स का मॉडिफाइड शेपर्स फार्मूला। उसके बाद हम देखेंगे कि जानवर का उम्र निर्धारण हम किस प्रकार से करेंगे। जो जानवर है उसका उम्र निर्धारण किस प्रकार से करेंगे, कि जानवर की जो एज रहती है वो किस प्रकार से डिटरमाइन करेंगे। तो अगली हेडिंग रहेगी जानवर के उम्र मापने के तरीके या फिर जानवर के उम्र निर्धारण के तरीके। तो जानवर के उम्र निर्धारण के तरीके, जानवरों में हम उम्र निर्धारण कैसे करेंगे। तो पहला ही हम करेंगे रिकॉर्ड रखकर या फिर रिकॉर्ड अभिलेखों द्वारा। रिकॉर्ड रखकर या अभिलेखों द्वारा। अब रिकॉर्ड बनाकर यानी कि हम उसको लिखकर हम टोटल देखेंगे, यानी कि इस जानवर का जन्म इस तारीख को हुआ है, इस प्रकार हम उसकी जो एज लिखेंगे। यानी कि इसका जो उपयोग रहेगा वो नॉर्मली अगर जानवर का हम एज कहाँ पर लिखेंगे तो जो फार्म रहते हैं यानी कि जो डेयरी फार्म रहते हैं नॉर्मली इनका उपयोग वहीं पर होगा। क्योंकि अब नॉर्मली जो पशुपालक रहता है वो कहाँ पर, मनुष्य की जो इंसान रहता है, पशुपालक अपने बच्चे की जो डेट ऑफ बर्थ नहीं लिखता तो जानवर की तो क्या ही लिखेगा। तो इनका जो रिकॉर्ड रहता है ये जो जानवर के जो फार्म रहते हैं यानी कि जो डेयरी फार्म रहते हैं वहीं तक सीमित है। अगर मान लो कोई डेयरी फार्म है, उसने बताया मतलब डेयरी फार्म है वहाँ पर, तो इसका रिकॉर्ड अच्छे से हो गया। फिर अगर उसी ने उस बछड़े को आगे बेच दिया तो उसके पास सामने वाले के पास कोई प्रूफ नहीं रहेगा कि ये कितने साल का है, यानी कि ये एक प्रकार से कारगर हम नहीं कर सकते। तो ये सिर्फ डेयरी फार्म तक ही सीमित है। तो जानवरों के फार्म पर ये उम्र निर्धारण का हम तरीका कर सकते हैं। तो जानवरों के इसका उपयोग डेयरी फार्म या डेयरी फार्म तक सीमित है, यानी कि नॉर्मली डेयरी फार्म के अलावा कहीं पे भी उसका रिकॉर्ड हम उसके हिसाब से नहीं लिखेंगे। फिर दूसरा रहेगा कि दूसरा हम देखेंगे कि जानवरों के भौतिक संरचना को हिसाब से, यानी कि जानवर की भौतिक
संरचना के आधार पर। सेकंड ये हमारा कि अगर जानवर का जो उम्र हम कैसे करेंगे, तो उसकी भौतिक संरचना के हिसाब से हम देख लेंगे। अब भौतिक संरचना के हिसाब से तो कैसे देखेंगे? जानवर की जो भौतिक संरचना के हिसाब से हम उसका उम्र निर्धारण कैसे करेंगे कि मान लो कि ये बछड़ा है तो ये 3 महीने का है, 3 साल का ये गाय है, ये 3 साल की, ऐसे ही नॉर्मल देख के किसी ने भी बता दिया। मतलब कोई भी उसका जो फिक्स नहीं है, इसमें सिर्फ अंदाज़ा ही लगाया जा सकता है कि नॉर्मल देख को बोल दिया कि ये 4 साल का, ये 2 साल का, ये 3 साल का, नॉर्मल इसको देखकर ही बोल दिया। उसमें कोई फिक्स डेट नहीं रहेगी, यानी कि इसमें सिर्फ अंदाज़ा लगाया जाता है, यानी कि सिर्फ अंदाज़ा लगाया जा सकता है, सिर्फ अंदाज़ा लगाया जाता है। यानी कि जो पहला है रिकॉर्ड के द्वारा, यानी कि जो डेयरी फार्म पर ये तक सीमित है, क्योंकि इसमें जो पशुपालक रहेगा, नॉर्मली जो पशुपालक रहेंगे वो उसमें इसका जो डाटा नहीं रखेंगे, और अगर आगे बेच दिया तो उसको सामने वालों को पता बिल्कुल ही नहीं रहेगा कि ये कितने साल का है। सेकंड है कि जानवर की भौतिक संरचना के आधार पर, यानी कि जानवर को नॉर्मल ही देखकर हमने बोल दिया कि ये इतना हो सकता है, ये इतने साल का हो सकता है, तो सिर्फ इसमें जानवर के जो उम्र का अंदाज़ा ही लगाया जाता है। फिर तीसरा है हॉर्न रिंग द्वारा। हॉर्न रिंग्स के आधार पर, ठीक है। तीसरा है हॉर्न रिंग्स के आधार पर। तो ये जो हॉर्न रिंग है वो सिर्फ हम गाय में ही काम में लेंगे, यानी कि गाय के अलावा किसी में भी इसका उपयोग नहीं होगा। गाय में क्या होता है कि अब गाय मान लो कि गाय में प्रसव होता है, गाय में प्रसव होता है, तो फर्स्ट प्रसव हम उसमें जो यानी कि प्रसव, यानी कि गाय जब ब्याती है, गाय जब ब्याती है तो हम उसके ब्यात के अनुसार इस हॉर्न रिंग के हिसाब आधार पर, हाँ, यानी कि हॉर्न रिंग के आधार पर हम जानवर की उम्र का पता तभी लगा पाएंगे जब गाय रेगुलर बेस पर उसमें ब्याह रही है, यानी कि वो रेगुलर बेस पर उसका पार्चुरेशन हो, यानी कि प्रसव हो रहा है, यानी कि हर साल उसका अगर पार्चुरेशन हो रहा है तभी हम इसका हम बता पाएंगे। तो कैसे बताएंगे? तो मान लो ये कोई गाय का सींग है, हॉर्न रिंग यानी कि सींग के रिंग के अनुसार ये गाय का कोई सींग है, तो गाय में जो अगर गाय, मान लो कि गाय जो है उसका जो फर्स्ट प्रसव होता है वो लगभग होता है 3 साल की उम्र पर, यानी कि जब गाय 3 साल की उम्र की हुई तो उसका फर्स्ट बार उसका प्रसव होगा। गाय का जो फर्स्ट प्रसव होता है वो 3 साल की उम्र पर ही होता है। तो उसमें क्या रहेगा कि गाय में जो प्रसव होगा वो 3 साल की उम्र पर होगा। तो इसमें किस प्रकार से हम मापेंगे? तो अगर गाय के सींग पर रिंग जो है उसके हिसाब से हम मापेंगे। अब मान लो गाय में ये तीन रिंग बने, यानी कि जो गाय का सींग रहता है उसके ऊपर रिंग बनेंगे। इस विधि में क्या रहेगा कि गाय के सिर्फ गाय में ही हम इसका उपयोग लेंगे, बाकी किसी जानवर में नहीं लेंगे। तो गाय के जो सींग रहता है उसके ऊपर रिंग बनेंगे। तो किस प्रकार से लेंगे? तो गाय की जो उम्र है उसमें गाय की मतलब उम्र मान लो कि 3 साल है, गाय की उम्र 3 साल है, तो 3 साल की उम्र पर गाय फर्स्ट बार उसका ब्यात होगा, यानी फर्स्ट बार उसका प्रसव होगा। फिर जैसे ही गाय आगे हर साल गाय अगर उसका प्रसव होता है तो ही इसमें हम उपयोग में ले सकेंगे। तो ये मान लो कि गाय के जो सींग है उस पर 3 रिंग है, गाय के जो सींग है उस पर 3 रिंग है, तो हम 2 रिंग तो हम नॉर्मली मानेंगे, और तीसरी रिंग आएगी उसके फर्स्ट प्रसव के समय। तीसरी जो रिंग आएगी वो आएगी उसके फर्स्ट प्रसव के समय।
यूँ मानो तीसरी रिंग नहीं, ये गाय के सिर पर ये जो फर्स्ट रिंग आएगी, गाय के सिर पर वो फर्स्ट रिंग आएगी, वो आएगी 3 साल की उम्र पर, या फिर उसके जब भी गाय में प्रसव होगा तो एक रिंग उसमें दिखाई देगी। गाय में जब भी प्रसव होगा तो उसमें एक रिंग दिखाई देगी। तो फर्स्ट रिंग जो आएगी वो आएगी 3 वर्ष की उम्र पर। तो फर्स्ट जो रिंग रहती है गाय में, फर्स्ट रिंग आएगी वो आएगी 3 साल की उम्र पर। यूँ मान लो कि गाय 3 साल की उम्र में उसने फर्स्ट बार बच्चा दिया, यानी कि फर्स्ट बार उसका प्रसव हुआ है, तो 3 साल की उम्र पर उसकी फर्स्ट रिंग आएगी। फिर सेकंड रिंग आई तो उसका 2 बार पार्चुरेशन हुआ। तो ये अगर मानो, यूँ मान लो कि आप जो हॉर्न रिंग के द्वारा अगर माने तो इसमें सिर्फ गाय का ही उम्र निर्धारण होता है, और इसमें रिंग के हिसाब से गाय के जो सिंग पर रिंग आती है उसके हिसाब से उसमें उम्र निर्धारण होता है। गाय के सिंग पर फर्स्ट रिंग जो आएगी वो 3 साल की उम्र पर आएगी। 3 साल की उम्र में भी कब आएगी? जब उसका पार्चुरेशन हो, जब उसका प्रसव हो। यानी कि रिंगें कब आती हैं? तो गाय का अगर एक बार प्रसव हुआ तो 1 रिंग आएगी, 2 बार प्रसव हुआ तो 2 रिंग आएगी, 3 बार प्रसव हुआ तो 3 रिंगें आएगी गाय में। और ये किस प्रकार से आएगी? तो जब उसमें 2 वैल्यू, उसमें मतलब 2 बातें लागू होनी चाहिए, तभी ये कारगर साबित हो सकता है। 2 बातें क्या है? तो एक तो गाय का जो प्रसव है, फर्स्ट प्रसव वो 3 साल की उम्र पर हुआ हो और हर साल उसमें प्रसव हो रहा हो, तब ही हम इसे मानेंगे। तो अब इसको लिखेंगे कि यह तरीका सिर्फ गाय में सही साबित होगा, क्योंकि दूसरे पशुओं में इसका उपयोग हम नहीं कर ले सकते, हम इसको सिर्फ गाय में ही लेंगे। अब गाय में भी किस प्रकार से होगा? तो अगर गाय प्रति वर्ष उसमें प्रसव हो रहा हो, यानी कि गाय का प्रति वर्ष अगर प्रसव होगा, तो गाय का प्रथम प्रसव, उसमें 2 वैल्यू रहेगी, उसमें 2 बातें हम एक मानकर ही चलना है। अगर गाय का प्रथम प्रसव 3 वर्ष की आयु पर हो रहा हो, 3 वर्ष की आयु पर हुआ हो और उसमें प्रतिवर्ष प्रसव हो रहा हो, प्रतिवर्ष प्रसव हो रहा हो, ठीक है। तो ये हम किस प्रकार से मानेंगे? तो यह तरीका सिर्फ गाय में ही सही साबित होगा, और अगर गाय में जो प्रथम प्रसव है वो 3 वर्ष की आयु पर हुआ हो और उसमें प्रतिवर्ष प्रसव हुआ हो, तो ही हम यह मान सकेंगे। यानी कि ये भी उतना नॉर्मली काम का चीज़ नहीं है। यानी कि प्रसव अंतराल अगर देखें तो 1 वर्ष का होना चाहिए। प्रसव अंतराल अगर देखें तो वो होना चाहिए 1 वर्ष का, यानी कि उसमें प्रतिवर्ष प्रसव होगा, तो ही हम इसको एक प्रकार से साबित मानेंगे। और इसमें जो फॉर्मूला रहता है, इसका जो फॉर्मूला रहता है वो रहेगा कि जो गाय की जो उम्र है, गाय की उम्र वो भी मानेंगे हम वर्ष में। तो n बराबर 2, ये इसका सूत्र है। और n रहेगा रिंग्स की संख्या, ये जो n रहेगा, n जो रहेगा वो रहेगा रिंग की संख्या। और 2 क्यों माना है? क्योंकि मान लो अगर किसी गाय में 2 रिंग आ रही हो, ये गाय के सींग है, ये गाय के सींग है, इसमें अगर 2 रिंग आई हो, गाय के सींग है, इसमें 2 रिंग आई हो, तो पहला हमने क्या माना कि अगर गाय का प्रथम प्रसव 3 वर्ष पर ही होना चाहिए, गाय का प्रथम प्रसव 3 वर्ष की आयु पे होना चाहिए और उसका प्रतिवर्ष प्रसव होना चाहिए। यानी कि पहली रिंग किस उम्र पर आएगी? तो पहली रिंग आएगी उसके 3 वर्ष की उम्र पर।
पहली जो उसकी रिंग आएगी 3 वर्ष की उम्र पर, यानी कि पहली जो है रिंग, ये तो आ गए रिंग की वैल्यू, और ये उसकी है टोटल वैल्यू, यानी कि ये उसकी है, मान लो ये है उसके जो टोटल जो वर्ष है, यानी कितने वर्ष की गाय है, उसमें से तुम एक बार तो उसमें एक बार तो रिंग आई है, यानी कि 3 वर्ष की आयु पर तो उसमें रिंग आई है, और प्लस उसके 2 करेंगे, क्योंकि एक जो वर्ष है उस पर तो रिंग आएगी, और 2 वर्ष उसके पहले के, उसको मिलाकर 3 वर्ष हुए। यानी कि मानो कि गाय में जो प्रथम रिंग आएगी उससे पहले उसको 2 वर्ष मानकर ही चलना है, जो हमने सूत्र पर में देखा है कि n+2। अब n+2 बराबर हम रिंग की n जहाँ पर रिंग की संख्या मानेंगे, और 2 तो हमें उसकी वैल्यू माननी है। अगर ये 2 रिंग आए, अब दोनों में नहीं गिनने, यानी कि एक ही, यूँ मान लो कि एक ही सिंह का गिनना है हमको। अगर 2 दोनों के आए तो हमको सिर्फ 2 ही मानना है, यानी कि एक ही सिंह को गिनकर मानना है। तो 2 सिंह, 2 तो उसके रिंग है, और 2 हमें उसकी कांस्टेंट वैल्यू माननी है। तो गाय की उम्र है 4 वर्ष। समझ में आया? ठीक है, एक बार फिर से हम कर लेते हैं कि जो गाय में जो उम्र निर्धारण की तरीका है वो 3 प्रकार से है। पहला था है रिकॉर्ड बनाकर, यानी कि ये डेयरी पर ही उपयोग में करता है, यानी कि लिख कर। उसके बाद है जानवर की बौद्धिक संरचना के ऊपर, यानी कि ये इतने साल का होगा यूँ अंदाज़ा लगा दिया। तीसरा है हॉर्न रिंग के आधार पर, यानी कि जो गाय है उसके जो हॉर्न पे कितनी रिंगें रहेगी उसके हिसाब से हम उसको करेंगे। तो इसमें क्या है कि 2 वैल्यू उसमें, मतलब 2 बातें उसका ध्यान रखना कि अगर गाय का प्रथम प्रसव, उसमें फिक्स मानना है कि अगर गाय का प्रथम प्रसव 3 वर्ष की आयु पे हुआ हो, 3 वर्ष पे ही हुआ हो, तो क्यों? क्योंकि 3 वर्ष की उम्र पर उसकी पहली रिंग आएगी। 3 वर्ष की उम्र पर भी पहली रिंग कब आएगी? जब उसका प्रसव होगा। अगर गाय का प्रसव नहीं हुआ तो वो रिंग नहीं आएगी। अगर गाय का प्रसव 3 वर्ष की आयु पर हुआ है तो पहली रिंग 3 वर्ष की आयु पर आएगी, और उस गाय का प्रति वर्ष प्रसव होना चाहिए तो प्रति वर्ष उसकी रिंग आएगी। उसके लिए हम सूत्र मान लो कि n+2, n अब 3 वर्ष भी हमने माना तो उसमें तो 1 वर्ष तो उसकी गाय की जो प्रसव हो रहा है उसको माना है, और 2 वर्ष उसके पहले के। ठीक है, समझ में आ रहा है? उसके बाद हमने ये देखा, क्लियर? अगर ये फिर भी आपको समझ में नहीं आए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो कि ये समझ में नहीं आया, मैं फिर से दूसरे वे में आपको समझाने की कोशिश करूँगा। उसके बाद हम देखेंगे कि जो सबसे मेनली जो काम में लिया जाता है वो तरीका है दंत विन्यास के आधार पर, यानी कि डेंटिशन के आधार पर। दंत विन्यास यानी कि डेंटिशन के आधार पर। अब ये सबसे प्रचलित अगर कोई तरीका माने गाय भैंस या फिर जानवरों में जो उम्र निर्धारण का जो सबसे प्रचलित तरीका माने तो वो है उसके दांत को देखकर। गाय भैंस में दांतों को देखकर या फिर जानवरों में दांतों को देखकर उसका उम्र का निर्धारण रहता है, उसको ही बोलेंगे हम दंत विन्यास के आधार पर। ये सबसे अगर अच्छा तरीका माने, स्थायी तरीका माने या सबसे प्रचलित तरीका माने तो यही रहेगा। यानी कि इसमें क्या होता है कि जो गाय के जो दांत रहते हैं, गाय दांत में भी मेनली करके जो निचले जबड़े के दांत रहते हैं उसके आधार पर हम उसमें उम्र निर्धारण हम करेंगे। तो ये पहला पॉइंट हम लिखेंगे कि ये जानवरों में सबसे प्रचलित तरीका है, यानी कि उम्र निर्धारण का सबसे प्रचलित व सबसे अच्छा तरीका है। यह जानवर में उम्र निर्धारण का सबसे प्रचलित व सबसे अच्छा तरीका है। गाय में अगर उम्र निर्धारण करने का सबसे अगर अच्छा तरीका पूछा है, सबसे अगर फेमस तरीका, सबसे प्रचलित तरीका पूछा था तो वो कहेंगे हम दंत विन्यास के आधार पर, यानी कि दांत की संरचना के आधार पर या दांत को देखकर। उसके बाद हम इसमें क्या रहता है कि
इसमें जो उम्र निर्धारण के लिए जो रहता है वो निचला जबड़ा यानी कि निचले जबड़े के भी इंसिजर दांत, निचले जबड़े का भी इंसिजर दांत हम काम में लेते हैं। इसमें उम्र निर्धारण के लिए जानवर का निचला जबड़ा काम में लेते हैं। निचला जबड़ा काम में लेंगे। निचले जबड़े में भी कौन सा? मेनली इंसिजर दांत। इंसिजर दांत यानी कि जो सामने के दांत होते, जो जस्ट सामने के दांत रहते, उसको ही बोलेंगे हम इंसिजर दांत। अब हम देखेंगे कि ये किस प्रकार से होगा। तो पहला हम देखेंगे कि जो रुमंती जानवर है उनमें किस प्रकार से होगा। तो पहले ही हम देखेंगे कि गाय, भैंस, भेड़, बकरी में, गाय, भैंस और भेड़ बकरी में जो दांतों का विन्यास रहता है, इनमें दंत विन्यास। ये हमारा अगला मतलब हमने देखा कि अगर सबसे स्थायी तरीका अगर पूछा जाए, जो उम्र निर्धारण का सबसे अच्छा, सबसे स्थायी तरीका अगर पूछा जाए और सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाने वाला भी यही तरीका है, दंत विन्यास के आधार पर, यानी कि दांतों की संरचना के आधार पर या दांतों को देखकर। तो ये सबसे उम्र निर्धारण का सबसे प्रचलित व सबसे अच्छा तरीका है। इससे एग्जैक्ट हम बता सकते हैं कि ये जानवर इतने साल का है। कैसे? दांतों को देखकर। दांतों में भी कौन से दांतों को देखकर? निचले जबड़े के, जानवर के जो निचला जबड़ा रहता है उसके भी इंसिजर दांत, यानी उसके निचले जबड़े के भी सामने वाले दांत, निचले जबड़े के इंसिजर यानी निचले जबड़े के भी जो सबसे जस्ट सामने रहते हैं, उन दांतों को देखकर हम कहेंगे। अब हम देखेंगे कि किस प्रकार रहेगा। ये मान लो कि कोई जानवर का जबड़ा है, ये हम मानेंगे कि कोई जानवर का जबड़ा है। ये मान लो कि ये जानवर का कोई जबड़ा है। इसको हम नॉर्मली दो भागों में हम डिवाइड कर लेंगे। ऐसे मुंह के उसमें कोई संरचना नहीं रहती। इसको हम आगे ही लिखेंगे, मतलब अलग ही लिखेंगे। 1 मिनट, इसको पूरा बोर्ड पे ही आएगा ये। इसको हम लेंगे कि हमारी हेडिंग थी गाय, भैंस, भेड़, बकरी में दंत विन्यास, यानी कि गाय, भैंस और भेड़ बकरी में किस प्रकार से डेंटिशन होता है। तो हमने ये माना था कि ये जबड़ा है। ये जो जबड़ा है, इस जबड़े को हम नॉर्मली 2 पार्ट में हम डिवाइड कर लेंगे, यानी कि कोई ऐसी काल्पनिक रेखा खींचेंगे जो कि नॉर्मली जो जानवर रहते उसके मुंह में नहीं रहती। ये हम सिर्फ समझने के लिए देखेंगे। फिर इसमें हम बनाएंगे कि इंसिजर दांत। इंसिजर दांत इसमें कितने रहते हैं? तो इसमें इंसिजर दांत रहते हैं 4। इसमें जो इंसिजर दांत रहते हैं वो रहते हैं 4। सॉरी, ऊपर तो इसमें दांत नहीं रहते। जो रुमंती जानवर है उनमें ऊपर में दांत नहीं रहते। जो रुमंती जानवर है उनमें ऊपर के जबड़े में दांत नहीं रहते, वहां पर एक डेंटल पैड पाया जाता है। ठीक है, जो रुमंती जानवर है उनके ऊपरी जबड़े में जो दांत रहते हैं, उनके इंसिजर दांत रहते हैं, उनकी जगह पर डेंटल पैड पाया जाता है। और नीचे के जबड़े में दांत रहेंगे उसके 2 यहाँ पर और 2 यहाँ पर। यानी कि जो भी, फिर ये तो हो गए उनके इंसिजर दांत,
यानी कि जो रुमंती जानवर है, चाहे गाय, भैंस, भेड़, बकरी चारों ले लो, उनमें जो ऊपरी दांत रहते हैं वो नहीं पाए जाते, ऊपरी इंसिजर नहीं पाया जाता, उनकी जगह पर डेंटल पैड पाया जाता और निचले के जबड़े में उसके इंसिजर दांत पाए जाएंगे। कितने पाए जाएंगे? तो 4। और फिर जो कैनाइन दांत है, कैनाइन दांत उसमें एब्सेंट रहते हैं। ये ले लो हम कैनाइन दांत, तो कैनाइन दांत इसमें एब्सेंट रहेंगे। रुमंती जानवरों में कैनाइन दांत जो रहते हैं वो एब्सेंट रहते हैं। जो रुमंती जानवर है उसमें कैनाइन दांत एब्सेंट रहेंगे। उसके बाद हम ले लेंगे प्रीमोलर और मोलर। तो वो कितने कितने होते हैं? प्रीमोलर और मोलर रहते 3-3। 3 इस तरफ ले लिए, 2, 3 और 3 इस तरफ ले लिए, 1, 2, 3। तीन इस तरफ ले लिए और 3 इस हम मतलब 3-3 तो दोनों तरफ इस तरफ ले लिए और 3-3 हम इस तरफ लेंगे। यानी कि जो प्रीमोलर रहते हैं ये है प्रीमोलर, ये है प्रीमोलर, ये है इंसिजर और ये है डेंटल पैड, डेंटल पैड। और ये रहेंगे कैनाइन। फिर आएंगे इनमें मोलर। मोलर भी 3-3 होंगे दोनों तरफ। ये हो गए मोलर। ये हो गए मोलर। क्लियर? ये मैंने ऐसा बनाया कि आपको क्लियर दिखेगा। ये जानवर का कोई जबड़ा है, ठीक है। जानवर का भी कौन सा? जो रुमंती जानवर यानी कि गाय, भैंस, भेड़ और बकरी। तो हमने उसका जबड़ा बनाया, उसके जबड़े में किस प्रकार से उसका संरचना। ये हो गया उसका ऊपरी जबड़ा, ये हो गया उसका निचला जबड़ा, ये हो गया ऊपरी जबड़ा और इसका निचला जबड़ा। उसमें हम नॉर्मल इमेजरी लाइन एक ड्रॉ कर देंगे, यानी कि जो काल्पनिक रेखा हम ड्रॉ कर देंगे, ऐसी कोई उसमें रेखा नहीं होती। यानी कि हम आगे जो सूत्र लिखेंगे उसके हिसाब से ये जो रेखा है वो ड्रॉ की है। फिर हम देखेंगे जानवर के जो ऊपरी जबड़े, यानी कि जो रुमंती जानवर है उनके ऊपरी जबड़े में कोई भी इंसिजर की जगह पर कोई भी दांत नहीं पाया जाता। इंसिजर की दांत की जगह पर उसमें पाया जाता है डेंटल पैड। यानी कि जो रुमंती जानवर है उनके ऊपरी जबड़े में दांतों की जगह, इंसिजर दांतों की जगह डेंटल पैड पाया जाएगा और निचले के जबड़े में उसमें 4 दांत पाए जाएंगे। नीचे के जबड़े में उसमें 4 दांत पाए जाएंगे, इंसिजर दांत। नीचे के जबड़े में उसके इंसिजर दांत 4 पाए जाएंगे और ऊपरी के जबड़े में इंसिजर दांत की जगह पर उसमें डेंटल पैड पाया जाएगा। फिर कैनाइन दांत उसमें एब्सेंट रहते हैं, ऊपर जबड़े में नीचे जबड़े में भी दोनों तरफ उसमें एब्सेंट रहेंगे। फिर हम लेंगे प्रीमोलर। प्रीमोलर दांत जो होते हैं इस तरफ 3 आएंगे। टोटल प्रीमोलर की संख्या कितनी होगी? 3, 3 6, 3 9 और 3 12। टोटल प्रीमोलर की संख्या रहती है 12। 6 तो ऊपरी जबड़े में दोनों तरफ, 6 तो ऊपरी जबड़े में दोनों तरफ और 6 निचले जबड़े में दोनों तरफ। यानी कि टोटल प्रीमोलर की संख्या कितनी रहेगी? 12। फिर लेंगे हम मोलर। मोलर की संख्या भी टोटल 12 ही रहेगी, 3 6 9 12। मोलर की संख्या ऊपरी जबड़े में 6 इस तरफ और इस तरफ, दोनों तरफ मिलाकर ऊपरी जबड़े में 6 और निचली जबड़े में भी 6 दोनों तरफ। यानी कि अगर इसका डेंटल सूत्र देखें तो इसमें क्या रहेगी? इसमें टोटल कितने दांत हैं ऊपरी जबड़े में? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। अगर देखें तो ऊपरी जबड़े में इसमें 12 ही दांत है, क्योंकि कैनाइन तो उसमें पाए नहीं जाएंगे और जो इंसिजर दांत है तो उनकी जगह पर डेंटल पैड पाया जाएगा। और निचले जबड़े में कितने हैं? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16।
ये जो निचले जबड़े में जो दांत है वो 4-4 दोनों तरफ पाए जाएंगे, यानी कि ये टोटल रहेंगे 20। जो निचला जबड़ा रहता है 1 2 3 4 5 6 7 और ये हो गए 8। क्लियर? यानी कि जो इंसीरियर दांत देते हैं वो नीचे के लिए जबड़े में 8 रहेंगे और ऊपरी जबड़े में डेंटल पैड पाया जाएगा इसकी जगह जगह ऊपर। तो हम अभी देखेंगे कि जो इसका जो दंत सूत्र रहता है वो किस प्रकार से रहेगा। तो इंसीजर, इसमें अब जो दंत सूत्र लेंगे हम, जो दंत सूत्र हम लेंगे वो एक ही तरफ का लेंगे। जो दंत सूत्र हम लेते हैं वो एक ही तरफ का लेंगे, दंत सूत्र एक ही तरफ का लेंगे, दोनों तरफ का नहीं लेंगे, फिर बाद में उसका डिवाइड कर देंगे। यानी कि ये जो भाग है इसी तरफ का हम दंत सूत्र लेंगे। जो इंसीजर ऊपरी जबड़े में कितने, तो ऊपरी जबड़े में इंसीजर 0 है और निचले जबड़े में कितने, तो 1 2 3 और 4, निचले जबड़े में 4। उसके बाद लेंगे हम कैनाइन। कैनाइन तो ऊपरी जबड़े में 0 और निचले जबड़े में 0, तो कैनाइन के लिए आएगा दोनों तरफ 0। फिर हम लेंगे आगे प्रीमोलर। आगे हम लेंगे प्रीमोलर। तो प्रीमोलर ऊपरी जबड़े में 3, निचले जबड़े में भी 3, ऊपर 3 नीचे भी 3। उसके बाद मोलर। मोलर ऊपर भी 3 नीचे भी 3, इनका फिर डिवाइड कर देंगे हम 2 के साथ। क्लियर? यानी कि अगर देखें एक तरफ की हम बात करेंगे, दोनों तरफ की बात नहीं करेंगे, दंत सूत्र में सिर्फ एक तरफ का ही आएगा। तो अगर डेंटल पैड ऊपरी जबड़े में तो इंसीजर उसमें कुछ नहीं पाया जाएगा क्योंकि डेंटल पैड पाया जाएगा, और निचले जबड़े में 4 उसमें इंसीजर दांत पाएंगे। कैनाइन अनुपस्थित रहते, नहीं रहते, कैनाइन दोनों में 0 0। प्री मोलर ऊपरी जबड़े में 3, निचले जबड़े में भी 3, ऊपरी में भी 3 निचले में 3। मोलर ऊपर भी 3 नीचे भी 3, ऊपर भी 3 नीचे भी 3। फिर उसको 2 के साथ डिवाइड कर देंगे, यानी कि फिर दोनों का ले लेंगे साथ में। तो फिर आएगा इसका आंसर 32। यानी कि गाय में जो 32 दांत पाए जाएंगे, नीचे 20 रहेंगे, ऊपर 12 रहेंगे। इस प्रकार गाय में टोटल 32 दांत पाए जाएंगे। ठीक है, एक बार फिर से आपको समझाता हूँ। अब मान लो कि गाय, भैंस, भेड़ और बकरी टोटल जितने भी रुमंती जानवर रहते हैं उनके जो ऊपरी जबड़ा और निचले जबड़े को मैं बता रहा हूँ। तो इसमें क्या रहता है कि जो फर्स्ट में आएंगे इनके इंसीजर दांत, उसके बाद कैनाइन, उसके बाद प्रीमोलर और उसके बाद मोलर। दांतों का क्रम क्या रहेगा? फर्स्ट में इंसीजर, उसके बाद कैनाइन, उसके बाद प्रीमोलर, उसके बाद मोलर। दांतों का क्रम क्या रहेगा? इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। इंसीजन, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर, यानी कि दांतों का क्रम यही रहेगा। फिर जो रुमंती जानवर है उनके ऊपरी जबड़े में इंसीजर दांत की जगह पर डेंटल पैड पाया जाएगा, यानी कि ऊपरी जबड़े में उनके ऊपरी जबड़े में उनके इंसीजर दांत नहीं पाए जाएंगे, उनकी जगह पर डेंटल पैड पाया जाएगा। और निचले जबड़े पर उसके 8 दांत पाए जाते हैं। 8 यानी कि मेनली अगर एक तरफ की बात करें, हम करेंगे एक ही तरफ की बात, हम करेंगे एक ही तरफ की बात। ये जो इमेजिनरी लाइन ड्रॉ हमने की है उसके एक तरफ की ही बात करेंगे। एक तरफ की बात अपने आप रहेगी, जितना यहाँ पर रहेंगे उतने ही भी यहाँ पर ही रहेंगे। जितने दांत इधर रहेंगे उतने दांत ही हम इधर पर गिनेंगे, जितने दांत इधर रहेंगे उतने दांत ही हम इधर पर गिनेंगे। यानी कि ये जो इमेजिनरी लाइन ड्रॉ किया उसके ऐसा उसके मुंह में कुछ नहीं होता, पर हम सिर्फ पढ़ने के हिसाब से ही गिनेंगे। तो इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर दी। फिर गाय में जो इंसीजर दांत हम गिनेंगे, तो निचले के जबड़े में रहेंगे 4, तो इस तरफ भी रहेंगे 4, इस तरफ 4, तो इस तरफ भी 4। ऊपर उसमें कोई भी नहीं पाया जाता, इंसीजर दांत उसमें एब्सेंट रहेंगे दोनों। इंसीजर दांत रहेंगे 4, कैनाइन दांत उसमें एब्सेंट रहेंगे। जो प्रीमोलर दांत रहेंगे वो निचले जबड़े में 3 रहेंगे, तो ऊपरी जबड़े में भी 3 रहेंगे, तो इस तरफ भी सेम ही पाया जाएगा। मोलर दांत रहेंगे वो इस तरफ 3 रहेंगे और ऊपरी जबड़े में 3 रहेंगे, तो इस तरफ भी सेम पाया जाएगा। अगर टोटल दांत गिने तो मोलर 3, इस तरफ भी 3, टोटल 6। प्रीमोलर 3, इस तरफ भी 3, टोटल 6। और ये कितने हो गए? 3 और 3 6, 3 और 3 12, और जो इंसीजर रहेंगे वो 4 और 4 8, यानी कि टोटल 20 दांत हुए। और ऊपरी जबड़े में अगर देखें तो इंसीजर दांत उसमें नहीं पाया जाएगा, उनकी जगह पर डेंटल पैड पाया जाएगा। तो प्रीमोलर और प्रीमोलर 3 और 3 6, मोलर और मोलर 3 और 3 6, यानी कि 6 और 6 टोटल 12। कैनाइन दांत उसमें उपस्थित नहीं होते। फिर हमने सूत्र ले लिया। अब सूत्र देखो इस प्रकार लेंगे, यानी कि सूत्र जब हम लिखेंगे तब एक ही तरफ का लिखेगा, दोनों तरफ का नहीं लिखेंगे। तो अगर सूत्र लिखेंगे तो पहला हाल लेंगे हम इंसीजर। इंसीजर लिया, उसमें निचले जबड़े में 4,
इंसीजर निचले जबड़े में 4 और ऊपरी जबड़े में नहीं पाया जाता। इंसीजर हमने लिया ऊपरी जबड़े में नहीं पाया जाता, उसमें डेंटल पेड तो निचले जबड़े में 4, तो ऊपरी जबड़े में 0 और निचले जबड़े में 4। फिर कैनाइन इसमें नहीं पाया जाता तो दोनों में 0 0। प्रीमोलर रहेंगे वो ऊपर भी 3 नीचे भी 3, तो ऊपर भी 3 और नीचे भी 3। प्रीमोलर मोलर लेंगे ऊपर भी 3 नीचे भी 3, तो ऊपर भी 3 और नीचे भी 3। और अगर हमने अभी जो गिना है वो एक ही तरफ का गिना है, अगर दोनों तरफ का गिनना है तो इंटू 2 कर देंगे तो आ जाएगा टोटल उसमें 32 दांत। क्लियर? यहाँ तक वैसे क्लियर होना चाहिए। अब देखेंगे कि कौन कौन से जानवरों में कितने कितने दांत होते हैं। ये भी जो है वो मेन स्थायी दांत है, ये भी जो है वो स्थायी दांत है। कौन से स्थायी दांत? जो अस्थायी दांत आ रहे उनकी हम बात ही नहीं करेंगे। अस्थायी दांतों की जो बात ही नहीं करेंगे, क्योंकि उसकी जो उम्र भी फिक्स, आने की उम्र तो फिक्स है पर जाने की कोई उम्र उसमें फिक्स नहीं है। वो कच्चे दांत रहते हैं, उनकी जो बात नहीं करेंगे। ये जो बात करेंगे जो रेगुलर हम बेसिस पे पढ़ते हैं उनकी। अब हम जानवर देखेंगे, जानवर में उनके दंत सूत्र क्या क्या रहेंगे वो देखेंगे। जानवर फिर उनका दंत सूत्र, कौन कौन के जानवर में क्या क्या रहेगा, दंत सूत्र। फिर उसके बारे में जो हम टिप्पणी थोड़ी बहुत करेंगे। पहला जानवर लेते हैं हम रुमंथी, यानी कि गाय, भैंस, भेड़ और बकरी। गाय, भैंस, भेड़, बकरी में किस प्रकार से रहेगा, तो डेंटल सूत्र को हम और इजी बनाएंगे। यानी कि हमने पढ़ा था इंसिजर जो दांत रहते वो ऊपर जो रहते, इंसिजर जो दांत रहते वो रहते ऊपर के जबड़े में। इंसिजर की जगह पर डेंटल पैड पाया जाएगा तो उसको हम 0, नीचे पाए जाएंगे 4। ये सिर्फ हम एक तरफ की बात करें, दोनों तरफ की बात नहीं करें, एक तरफ पाया जाएगा तो 4। फिर कैनाइन ऊपर भी 0 नीचे भी 0, प्रीमोलर ऊपर 3 नीचे भी 3, मोलर ऊपर 3 और नीचे भी 3। फिर इनका अगर हम दोनों तरफ को देखना है तो इंटू 2 कर देंगे तो उसमें आ जाएंगे टोटल 32 दांत। अब हम देखेंगे कि क्या क्या उसमें रहता है। तो जितने भी रुमंथी जानवर है उनमें ऊपरी जबड़े में इंसिजर की जगह, इंसिजर दांत एब्सेंट रहते हैं, उनकी जगह पर डेंटल पैड पाए जाएंगे। यानी कि रुमंथी जानवरों में ऊपरी जबड़े के इंसिजर दांत एब्सेंट होते हैं, उनकी जगह पे क्या पाया जाएगा, तो उनकी जगह पे रहेगा डेंटल पैड पाया जाता है। क्लियर? यानी कि जो रुमंथी जानवर रहते हैं उसके जो ऊपरी जबड़े में इंसिजर दांत एब्सेंट रहते हैं उनकी जगह पर डेंटल पैड पाया जाता है। उसके बाद हम देखेंगे कि जो सभी रुमंथी जानवर है उनमें कैनाइन दांत अनुपस्थित है, यानी कि एब्सेंट रहती है। रुमंथी जानवरों में कैनाइन दांत एब्सेंट होते हैं। कैनाइन दांत एब्सेंट होते हैं। यहाँ पर भी हमने लिखा कि ये तो इंसिजर आ गए, यह आ गए कैनाइन, यह आ गया प्रीमोलर और यह आ गया मोलर। यानी कि जो कैनाइन है, इंसिजर है, उनके तो ऊपरी जबड़े में डेंटल पैड पाया जाएगा तो नहीं पाए जाएंगे, निचले जबड़े में 4 पाए जाएंगे। कैनाइन दांत रहते वो 0 0, यानी कि सभी रुमंथी जानवरों में कैनाइन दांत बिल्कुल भी नहीं रहता, ना ऊपर रहेंगे ना ही नीचे रहेंगे। फिर हम देखेंगे जो पालतू जानवर है उसमें सबसे कम दांत गायों में ही होते हैं, यानी कि जो 32 दांत होते हैं। तो पालतू जानवरों में सबसे कम दांत, तो पालतू जानवरों में सबसे कम दांत अगर देखेंगे तो रुमंथी जानवरों में होते हैं। पालतू जानवरों में सबसे कम दांतों की अगर संख्या देखें, कम स्थायी दांतों की संख्या, कम स्थायी दांतों की संख्या, कम दांतों की संख्या, क्योंकि इसमें अस्थायी दांत की बात हो ही नहीं रही, जो होंगे वो स्थायी दांत ही होंगे। फिर से आपको बता रहा हूँ कि जो रुमंथी, जो हम देखेंगे अभी गाय, भैंस, भेड़ और बकरी, यानी कि रुमंथी जानवर में टोटल जो दंत सूत्र रहता है उसको पढ़ेंगे। तो गाय, भैंस, भेड़, बकरी में जो दंत सूत्र रहेगा वो रहेगा 0 0 33
40 33 0 0 33 40 33 इंटू 2। अब इंटू 2 क्यों कर रहे हैं, हमने जो इमेजिनरी लाइन ड्रॉ की थी उसके दोनों तरफ की बात कर रहे हैं तो हम इंटू 2 करेंगे। और फिर ऊपर और नीचे के जबड़े, ये जो है ऊपर का जबड़ा ये पूरा और ये नीचे का जबड़ा, और इंटू 2 करेंगे तो दोनों तरफ की बात होगी। दोनों तरफ इसलिए ऊपर जबड़े के नीचे जबड़े की नहीं, इमेजिनरी लाइन के उस तरफ और इमेजिनरी लाइन के इस तरफ, ऊपरी जबड़े की और निचले जबड़े की बात हम इधर ही कर रहे हैं। क्लियर। तो ऊपरी जबड़े में इंसिजर की जगह पर डेंटल पैड पाया जाएगा तो यहाँ पर 0, और निचले जबड़े में 4 दांत पाए जाएंगे। कैनाइन ऊपर 0, नीचे भी 0, ऊपरी मोलर ऊपर 3, नीचे भी 3, मोलर ऊपर 3 और नीचे भी 3, दोनों तरफ की बात करनी है तो इंटू 2 बराबर 32। फिर रुमंती जानवरों में ऊपरी जबड़े के इंसिजर जो दांत रहते हैं वो एब्सेंट रहते हैं, उनकी जगह पर डेंटल पैड पाया जाता है। फिर रुमंती जानवरों में जो कैनाइन रहते हैं वो टोटल एब्सेंट रहते हैं, ना तो ऊपर रहेंगे ना नीचे रहेंगे, तो टोटल एब्सेंट रहेंगे। पालतू जानवरों में अगर सबसे कम दांतों की बात करें, पालतू जानवरों में सबसे अगर कम दांतों की बात करें तो वो रुमंती जानवरों में होते हैं। सबसे कम स्थायी दांतों की बात करें तो वो रुमंती जानवरों में ही होंगे। कितने होंगे वो? 32। इसके बाद हम दूसरे जानवरों में भी देखेंगे। इसके बाद हम देखेंगे कि दूसरे जानवरों में किस किस प्रकार से दांत रहेंगे।